हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरिडोफाइट के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरा सेलेजनेला के बारे में। तो इससे जुड़े हुए हम इसके क्लासिफिकेशन, इसके हैबिट एंड हैबिटेट, इसके मार्फोलॉजी, एनाटॉमी में हम इसके स्टेम, लीफ और जितने भी ऑर्गन हैं उसके सेक्शन को देखेंगे और इसके डायग्राम के साथ इसको डिटेल से समझेंगे तथा इसके साथ साथ हम इसके रिप्रोडक्शन और वीडियो के लास्ट में इससे जुड़े हुए इसके जो लाइफ साइकिल है इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सेलेजनेला के बारे में। तो ये सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो इसका डिवीज़न है लाइकोफाइटा, क्लास है लिग्योलॉप्सिडा, ऑर्डर है सेलेजनेल्स, फैमिली है सेलेजनेसी और जीनस है सेलेजनेला। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन। आइए इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में जानते हैं। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज क्लब मॉस और स्पाइक मॉस। इट हैज़ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, एबंडेंट इन ट्रॉपिक एंड ग्रो इन ग्राउंड एंड शेडी प्लेस एंड मोस्ट कॉमन स्पीसीज इज सेलेजनेला क्रॉसियाना। तो सेलेजनेला को हम क्लब मॉस या स्पाइक मॉस के नाम से भी जानते हैं और ये पूरे विश्व में पाया जाता है और सबसे अधिक ये ट्रॉपिक रीजन में और ऐसे प्लेस पे पाया जाता है जहाँ पर नमी होती है। और इसकी जो सबसे कॉमन स्पीसीज़ है वो है सेलेजनेला क्रॉसियाना। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज प्रीफर मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस टू ग्रो बट ए फ्यू स्पीसीज आर आल्सो फाउंड ग्रोइंग इन जीरोफिटिक कंडीशन दैट इज़ ऑन ड्राई सैंडी सॉइल और रॉक्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी मैक्सिमम जो जातियाँ होती हैं वो छायादार जगह पर पाई जाती हैं, लेकिन इसकी कुछ जो जातियाँ होती हैं वो ऐसे जगह पर पाई जाती हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। जैसे एग्जांपल के रूप में ले सेलेजनेला लेपिडोफाइला, सेलेजनेला रुपेस्ट्रिस। और इसकी कुछ जो जातियाँ होती हैं वो एपीफाइट्स होती हैं, जैसे कि सेलेजनेला ओरिजिएना। तो एपीफाइट आई थिंक सभी लोग जानते होंगे कि एपीफाइट उन प्लांट को कहते हैं जो अदर प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। तो सेलेजनेला ओरिजिएना ये एक ऐसी जाति है सेलेजनेला की जो कि एपीफाइट है। आइए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जो प्लांट बॉडी होती है उसमें दो तरह की स्ट्रक्चर होते हैं, एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव मार्फोलॉजी देखते हैं। द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स, लिग्यूल्स एंड राइजोपोर्स। तो जो इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है वो याद रखिएगा स्पोरोफाइट होता है, मीन्स टूयन होता है, जो कि आपका जड़, तना, पत्ती, लिग्यूल और राइजोफोर में डिवाइड होता है। तो आइए एक एक करके वन बाय वन हम सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट की। द रूट ऑफ यंग स्पोरोफाइट इज़ ऑफ प्राइमरी रूट वाइल अदर आर एडवेंटेशियस। तो इसका जो रूट होता है यंग स्पोरोफाइट में प्राइमरी रूट होता है, जबकि अदर जो होते हैं इसके एडवेंटेशियस होते हैं। अब एडवेंटेशियस रूट क्या होता है? द एडवेंटेशियस रूट आर एट द टिप ऑफ राइजोफोर। तो जो मेन रूट होता है वो प्राइमरी रूट होता है, लेकिन इसके अलावा जो एडवेंटेशियस रूट पाए जाते हैं वो राइजोफोर के टिप पर पाए जाते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। एरियल रूट्स हैव डेवलप्ड कैप्स एंड क्यूटेनाइज्ड एपिडर्मल सेल एंड इंटर सॉइल। तो इसके जो एरियल रूट होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, इसमें कैप्स होते हैं, क्यूटेनाइज्ड एपिडर्मिस होती है जो कि सॉइल के अंदर इंटर करती है, आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेम की। स्टेम इज़ ग्रीन, डार्सोवेंट्रल एंड प्रोस्टेट विथ शॉर्ट इरेक्ट ब्रांचेस। तो इसके जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन होते हैं, डार्सोवेंट्रल होते हैं, मतलब डार्सल और वेंट्रल टू साइडेड होते हैं। प्रोस्टेट मीन्स या तो रेंगते हुए होते हैं या फिर इरेक्ट ऊपर की ओर बढ़ते हुए होते हैं। मतलब कहने का मतलब इसमें दो तरह की ब्रांचिंग आती हैं, एक तो ज़मीन पर रेंगता हुआ होता है प्रोस्टेट होता है, और दूसरा इरेक्ट ब्रांच होता है जो कि ऊपर की ओर बढ़ता है। द ब्रांचेज आर अरेंज डाइकटमसली। तो इसके जो ब्रांचेस होते हैं जनरली दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। दे आर आल्सो सिनोमोनोपोडिया मीन्स फॉल्स ग्रोथ फ्रॉम वन पॉइंट। तो इनके जो ब्रांचेज होते हैं वो सिनोमोनोपोडिया होते हैं, मीन्स इनमें जो ग्रोथ होती है वो फॉल्स होती है जो कि एक पॉइंट पर होती है। द सूट एपेक्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एपिकल सेल इन मोस्ट केसेस। तो इनका जो सूट रीजन होता है अर्थात स्टेम वाला रीजन होता है उसमें एक सिंगल एपिकल सेल पाया जाता है मैक्सिमम केसों में। कहने का अर्थ यह है कि इनके जो एपिकल रीजन होंगे केवल उनमें एक ही पॉइंट पर ग्रोथ आपको दिखाई देगी। आइए बढ़ते हैं इसके थर्ड स्ट्रक्चर की ओर जो कि है राइजोफोर।
तो ये पहले जानते हैं कि राइजोफोर होते क्या हैं। तो आपके मन में डाउट होगा कि रूट होता है, स्टेम होता है, तो ये राइजोफोर कैसा स्ट्रक्चर है। इन सम स्पीसीज लीफलेस एंड कलरलेस ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम द प्रोस्टेट स्टेम नियर पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग, these growing downward and have group of adventitious root, they are called rhizophore। तो सेलेनेला की कुछ जातियों में बिना पत्तियों के कलरलेस कुछ ब्रांचेस दिखाई देती हैं जो कि प्रोस्टेट स्टेम से निकलते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो राइजोफोर होते हैं वो प्रोस्टेट स्टेम से निकलते हैं, न कि इरेक्ट वाले, मतलब जो ज़मीन पर रेंगते हुए स्टेम है उन्हीं पर। तो ये जो डाउनवर्ड स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम बोलते हैं राइजोफोर। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनमें दो तरह के रूट होते हैं। तो जो एडवेंटेशियस रूट होता है वो राइजोफोर से ही निकला हुआ होता है और ग्रुप में निकला होता है। सम साइंटिस्ट कंसीडर देम ब्रांचेस एंड सम कंसीडर देम एज ए रूट एंड स्टिल अदर कंसीडर इट एज एन ऑर्गन फॉर प्रोटेक्शन और अदर फंक्शन। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना होता है कि ये ब्रांच है, कुछ का मानना होता है ये रूट है, लेकिन अभी तक सभी लोगों का मानना है कि ये एक पार्ट है जो कि प्रोटेक्शन करते हैं और इनके कुछ और भी फंक्शन है। बट रिसेंटली दे आर नोन एज एडवेंटेशियस रूट, बट रिसेंटली अब इसे एडवेंटेशियस रूट ही माना जाता है। चलते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर की ओर, जो कि है लीव्स। तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो माइक्रोफाइलस होती हैं, मतलब बहुत छोटी होती हैं। लीव्स आर स्मॉल एंड सिंगल वेन। तो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं छोटी होती हैं और सिंगल वेन होती है, मतलब इनके बीच में एक सिंगल वेन होती है। अब इनमें दो तरह की लीव्स होते हैं, आइसोफिलस एंड आइसोफिलस। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वर्ड जो फिलस है वो लीफ से रिलेटेड होता है। तो जैसे माइक्रोफिलस मतलब छोटी पत्तियाँ, आइसोफिलस मतलब एक जैसी पत्तियाँ, एन आइसोफिलस मतलब अलग पत्तियाँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनमें टू टाइप्स के लीव्स होते हैं, आइसोफिलस एन आइसोफिलस। तो आइसोफिलस जो पत्तियाँ होती हैं या लीव्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, और एन आइसोफिलस जो लीव्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अब कैसे होते हैं, एक स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है। यदि बात करें हम स्मॉल लीफ की, दीज आर इंसर्टेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द स्टेम। तो जो स्मॉल वाले होते हैं वो डॉर्सल साइड पे होते हैं, और जो लार्ज वाले होते हैं वो आपके वेंट्रल साइड पे होते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो एन आइसोफिलस होते हैं जिनमें दो तरह की पत्तियाँ होती हैं, तो उसमें स्मॉल वाले आपके डॉर्सल साइड पे होते हैं, और जो लार्ज वाले साइड होते हैं वो आपके पाए जाते हैं वेंट्रल साइड पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूजुअली द लीव्स नियर द एपिकल पोर्शन ऑफ द ब्रांच बियर स्पोरेंजिया विच आर माइक्रो और मेगा एंड आर कॉल्ड स्पोरोफिल विच आर माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल रिस्पेक्टिवली। तो इनके जो ऊपरी रीजन पर अर्थात जो एपिकल पोर्शन पर पत्तियां होती हैं उसे हम बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पोरेंजिया को बियर करती हैं। अब स्पोरेंजिया हम सभी जानते हैं कि इसमें दो तरह की स्पोरेंजिया होती है, एक माइक्रो स्पोरेंजिया होती है और दूसरा मेगा स्पोरेंजिया होती है। तो अगर पत्ती में माइक्रो स्पोरेंजिया रहेगा तो इसको हम बोलेंगे माइक्रो स्पोरोफिल, और यदि मेगा स्पोरो होगा या मेगा स्पोरेंजिया होगा तो उसे हम बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है माइक्रो स्पोरोफिल और दूसरा होता है मेगा स्पोरोफिल। माइक्रो स्पोरोफिल से जुड़ा होता है माइक्रो स्पोरेंजिया और मेगा स्पोरोफिल से जुड़ा होता है मेगा स्पोरेंजिया, जैसा कि आप राइट साइड में फिगर में देख सकते हैं। द स्पोरोफिल आर यूजुअली एग्रीगेटेड इनटू ए कंडेंस स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज स्ट्रोबिलस। तो इनके जो ऊपर की पत्तियां होती हैं जिसे हम बोलते हैं स्पोरोफिल, चाहे वो माइक्रो स्पोरोफिल हो चाहे फिर मेगा स्पोरोफिल हो, ये एक दूसरे से एग्रीगेट होती है, मतलब चिपकी हुई होती हैं और एक कंडेंस स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस। तो आप इमेज में बाई तरफ देख सकते हैं स्ट्रोबिलस, जो कि एपिकल रीजन पे होता है। एपिकल रीजन पे जो स्ट्रोबिलस पाया जाता है वो स्पोरोफिल अर्थात लीव्स का ही एक रूप है। बस इसमें अंतर यह है, इन सभी लीव्स में स्पोरेंजिया पाई जाती हैं। तो स्पोरेंजिया बेयरिंग लीव्स जो होते हैं उसी को हम बोलते हैं स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल कंडेंस स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस। आप इमेज में बाईं तरफ देख सकते हैं। बढ़ते हैं सेलेनेला के फिफ्थ स्ट्रक्चर की ओर, जो कि है लिग्यूल्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में इसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट में। देयर इज ए स्मॉल आउटग्रोथ ऑन एडेक्सियल साइड, दैट मीन्स अपर साइड ऑफ द लीफ नियर द बेस। इट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन
एंड प्रोवाइड वाटर। तो यदि बात करें हम लिग्यूल्स की, तो ये एक स्मॉल आउटग्रोथ होता है जो कि पत्ती के एकदम बेस वाले रीजन में ऊपर की ओर पाया जाता है, और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, मतलब इसका कोई कार्य नहीं है, बट कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये वाटर प्रोवाइड कराता है। द स्ट्रक्चर ऑफ लिग्यूल्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू पार्ट, ग्लोसोपोडियम एंड अदर इज लिग्यूल। तो अगर इसके हम बात करें स्ट्रक्चर की, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक है ग्लोसोपोडियम और दूसरा है बॉडी ऑफ लिग्यूल। तो आइए दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोसोपोडियम की। इट इज़ ए बेसल हेमी स्फेरिकल पार्ट मेड अप ऑफ लार्ज थिन वॉल सेल। इट इज़ सराउंडेड बाई ग्लोसोपोडियल सीथ। तो ये जो होता है हेमी स्फेरिकल मतलब अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर होता है जो कि थिन सेल से बना होता है, और इसके चारों तरफ ग्लोसोपोडियल सीट पाई जाती है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ जो लिग्यूल का निचला सिरा है उसी को हम बोलते हैं ग्लोसोपोडियम। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर, जो कि है बॉडी ऑफ लिग्यूल। एबव द ग्लोसोपोडियम इज द बॉडी ऑफ लिग्यूल। इट इज मेड अप ऑफ मेनी लार्ज एंड स्मॉल सेल। द फंक्शन ऑफ लिग्यूल इज नॉट वेल नोन। इट मे बी वाटर सिक्रेटिंग और वाटर एब्जॉर्बिंग और प्रोटेक्टिव ऑर्गन। अकॉर्डिंग टू अर्नर, द लिग्यूल इज परहैप्स ए वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ग्लोसोपोडियम के ऊपर बॉडी ऑफ लिग्यूल्स पाया जाता है। इसमें ढेर सारे स्मॉल सेल होते हैं, जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, ऊपर की ओर ढेर सारे सेल हैं। द फंक्शन ऑफ लिग्यूल इज़ नॉट वेल नोन। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था, इसका जो फंक्शन है अभी तक पता नहीं है। इट मे बी वाटर सिक्रेटिंग। ऐसा माना जाता है कि वाटर सिक्रेटिंग का काम करते हैं, या फिर वाटर एब्जॉर्बिंग या फिर प्रोटेक्टिव ऑर्गन का काम करते हैं। और अर्नर के अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो ये एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो अभी तक हम लोगों ने सेलेनेला के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखा, जिसमें कि हम लोगों ने इसके रूट, स्टेम, लीफ, राइजोफोर और लिग्यूल्स के बारे में जाना। अब इसके इंटरनल एनाटॉमी को हम लोग देखेंगे, जिसमें कि हम बारी बारी से स्टेम एनाटॉमी, इसके स्टेलर सिस्टम, लीफ एनाटॉमी, रूट एनाटॉमी और सबके बारे में जानेंगे और सबका डिटेल से डायग्राम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टेम के एनाटॉमी को देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसका टीएस आता है। तो जैसा कि इसके आप टीएस को देख सकते हैं राइट साइड में, इसके अलग अलग पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है एपिडर्मिस, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, स्टील पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मिस की। इट इज़ थिक एपिडर्मिस, थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर सेल कवर्ड विथ क्यूटिकल। तो जो एपिडर्मिस लेयर होता है वो थिक होता है, थिन वॉल्ड होता है और रेक्टेंगुलर सेल से बना होता है, और इसके चारों ओर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। बात करते हैं इसके सेकेंड लेयर की, जो कि है कॉर्टेक्स। ये मेनी लेयर्ड होती है और ये 2 से 4 वॉल्ड की होती है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। बिलो इज थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा हैविंग क्लोरोप्लास्ट, हैव ए स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। सेंट्रल पोर्शन इज सेपरेटेड फ्रॉम ए कॉर्टेक्स बाय ए कैविटी हैविंग एयर स्पेस। तो अगर हम बात करें नीचे वाले सेल की, जो पेरेन्काइमेटस होती हैं, जनरली ये क्लोरोप्लास्ट को रखती हैं और इनके बीच में, इन सेल के बीच में स्पेस होता है। और जो सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन में जो है सेपरेट होता है कॉर्टेक्स बाय कैविटी। कॉर्टेक्स की बात आता है इंडोडर्मिस। द कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल टिश्यू इज कनेक्टेड बाय ए रेडियली इलोंगेटेड सेल कॉल्ड ट्रेबिकुली। तो जो आपका कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से एक रेडियल स्ट्रक्चर निकला हुआ है या रेडियल टिश्यू है जो कि कनेक्टेड है आपके स्टील से, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रेबिकुली, जो कि एक इंडोडर्मल सेल है। जैसा कि इमेज में राइट साइड आप ऊपर की ओर देख सकते हैं, सर्किल वाले पार्ट में मैंने आपको इंडोडर्मिस दिखाया हुआ है। इंडोडर्मिस के बाद पाया जाता है स्टील। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम इज ऑक्यूपाइड ए वेल डेवलप्ड स्टील। द स्टील इज ऑफ प्रोटोस्टेलिक टाइप, दैट मीन्स जाइलम इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड सराउंडेड बाय द फ्लोएम ऑन द ऑल साइड। तो स्टील की बात करें तो सेंटर पोर्शन में पाया जाता है और ये वेल डेवलप होता है और ये प्रोटोस्टेलिक होता है। तो प्रोटोस्टील क्या होता है, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो इसके लिए बना रखा है। तो प्रोटोस्टील उन्हें कहते हैं जिसमें सेंटर में जाइलम पाया जाता है और उसके सराउंडिंग फ्लोएम पाया जाता है। फ्लोएम इज टर्न ऑफ सराउंडेड बाय ए सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकल, और जो ये फ्लोएम होता है वो आपका पेरिसाइकल के थ्रू घिरा होता है। द नंबर ऑफ स्टील इज़ वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेलेनेला। तो सेलेनेला के स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग इनमें जो नंबर ऑफ स्टील होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे
इट इज़ मोनोस्टेलिक, अगर एक स्टील पाई जाती है तो वो मोनोस्टेलिक है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अगर लें सेलेनेला स्पिनुलोसा, अगर बात करें 2 स्टील हो तो डाइस्टेलिक। जैसे सेलेनेला क्रॉसियाना, अगर 12 से 16 स्टील है तो पॉलीस्टील। तो इस तरह जो स्टील होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा सेलेनेला का स्पीसीज़ है। आइए राइजोफोर की एनाटॉमी देखते हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, जैसे कि इमेज में देख रहे हैं। इट इज़ ऑफ थिक वॉल्ड एंड सिंगल लेयर सेल। तो इसमें जो होती है ये थिक वॉल होती है और ये सिंगल लेयर सेल है। बीनीथ द एपिडर्मिस देयर इज कॉर्टेक्स। तो एपिडर्मिस के नीचे एक कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, हाइपोडर्मिस, और उसके नीचे है हाइपोडर्मिस जो कि थिक वॉल्ड है, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस रीजन, और हाइपोडर्मिस के नीचे आपको पेरेन्काइमेटस रीजन है। द इनर मोस्ट लेयर इज एंडोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के बाद जो सबसे अंदर की ओर लेयर है वो है इंडोडर्मिस। थिन वॉल्ड पेरीसाइकल इज प्रेजेंट अराउंड द वस्कुलर टिश्यू। तो जो वस्कुलर टिश्यू अर्थात जिसे हम बोलते हैं स्टील, उसके चारों तरफ पाया जाता है पेरीसाइकल। और अगर बात करें इसके स्टील की तो वो प्रोटो स्टील है, डैट मीन्स जिसमें कि सेंटर में जाइलम होता है और उसके किनारे की ओर क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। तो आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर लेयर है क्यूटिकल की, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, फिर उसके बाद है पेरेन्काइमेटस सेल, पेरेन्काइमेटस के बाद इंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, फिर स्टील, और स्टील किस तरह का है, प्रोटो स्टील है। राइजोफोर के बाद आइए देखते हैं हम लोग रूट की एनाटॉमी। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। तो इसमें भी आप आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो होता है एपिडर्मिस, लेकिन ये सिंगल लेयर होता है और क्यूटिकल के थ्रू कवर्ड होता है। और दूसरी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, चूँकि रूट है तो इसमें रूट हेयर पाए जाएंगे एपिडर्मिस पे। बीनीथ द एपिडर्मिस वाइड जोन ऑफ कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट। तो एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है कॉर्टेक्स, और सबसे बाहरी जो रीजन होता है वो हाइपोडर्मिस होता है, जो कि स्क्लेरेन्काइमेटस होता है। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल उसमें पाए जाते हैं जो जनरली जीरोफिटिक कंडीशन को डिनोट करते हैं। फिर हाइपोडर्मिस के बाद इंडोडर्मिस पाया जाता है, और इसके बाद सिंगल लेयर्ड पेरीसाइकल पाए जाते हैं, और इनका जो स्टील होता है वो प्रोटो स्टील होता है। डैट मीन जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के पास है आपके चारों तरफ पाया जा रहा है रूट हेयर। एपिडर्मिस के नीचे है हाइपोडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस के बाद है पेरेन्काइमेटस, फिर इंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, फिर स्टील है। स्टील है आपका प्रोटो स्टील, जिसमें कि बीच में जाइलम और चारों तरफ पाया जाता है फ्लोएम। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है रिप्रोडक्शन। द लाइफ साइकिल इन सेलेनेला इज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें जो लाइफ साइकिल होता है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं, जबकि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज एक अल्टरनेटिव फॉर्म में एक दूसरे के बाद आते रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बोथ स्पोर प्रोड्यूसिंग एंड गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन आर इंडिपेंडेंट। तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इनमें स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो दोनों इस मेथड है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सम स्पीसीज रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इनकी कुछ जातियों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। अंडर ह्यूमिड कंडीशन इन सेलेनेला रुपेस्ट्रिस, trailing branches of the stem develop adventitious branches. These branches later disjoin from the parent plant and develop into separate individual plant. तो जब ह्यूमिड कंडीशन आता है खासकर सेलेनेला रुपेस्ट्रिस में, तो इसके जो ट्रेलिंग ब्रांचेस होते हैं अर्थात जो इसकी अनुगामी शाखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, इनमें से एडवेंटेशियस ब्रांचेस निकलते हैं जो कि बाद में पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं और अलग होकर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसा आपने पीछे फ्रेगमेंटेशन में हमेशा पढ़ा है कि फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है कि पेरेंट प्लांट से अगर कोई पार्ट टूटकर अलग होता है और वो नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। बात करते हैं अगले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ट्यूबर्स के बारे में। दीज अपीयर टुवर्ड द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। द ट्यूबर्स मे बी एरियल, डेवलपिंग एट द एपिकल एंड ऑफ द एरियल ब्रांचेस। अंडर फेवरेबल कंडीशन ट्यूबर्स जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट। तो ट्यूबर्स होते क्या है, जब आपका इंड सीजन होता है तो ट्यूबर्स जो होते हैं एरियल पार्ट पर डेवलप होते हैं और वो हमेशा एपिकल रीजन पे प्रोड्यूस होते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये ट्यूबर जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ए वाले में कि उस पर ब्रांच पर क्या फॉर्मेशन हुआ है, ट्यूबर का फॉर्मेशन हुआ है।
अगला है रेस्टिंग बर्ड्स। These are the compact structure which develop at the apical end of the some aerial branches. The leaves in the region are closely arranged and overlap the growing point. These resting birds are capable to pass on the unfavorable condition. Under the favorable condition, these birds give off rhizophore that bear roots at their tip. तो जो रेस्टिंग बर्ड होते हैं ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एपिकल इंड पर प्रोड्यूस होते हैं और एरियल ब्रांच पर होते हैं और ये आपस में क्लोजली अरेंज होते हैं और एक तरह से ये रेस्टिंग बर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये अनफेवरेबल कंडीशन में पड़े रहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये क्या करते हैं, फिर से जर्मिनेट करते हैं और इनमें राइजोफोर का फॉर्मेशन होता है और जो कि रूट को रखे होता है। और रूट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, टिप पर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम से इससे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स की। सेलेजनेला इज़ ए स्पोरोफिटिक प्लांट एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो सेलेजनेला का जो मेन प्लांट होता है वो होता है स्पोरोफिटिक, मीन्स 2x होता है। द प्लांट आर हेट्रोस्पोरस, और इसका जो प्लांट होता है हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब इसमें दो तरह के स्पोर बनते हैं। कौन कौन से, एक मेगा स्पोर बनता है और दूसरा बनता है माइक्रोस्पोर। दीज स्पोर आर प्रोड्यूस इन मेगा स्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये जो स्पोर बनते हैं, जो मेगा स्पोर बनता है वो मेगा स्पोरेंजिया में बनता है, जबकि माइक्रोस्पोर जो बनता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया में बनता है। और इनसे जुड़े जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। जो मेगा स्पोरेंजिया से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया से जुड़ा होता है इसको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। यूजुअली बोथ दिस स्ट्रक्चर आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नोन एज स्ट्रोबिलस, विच इज़ यूजुअली ए टर्मिनल स्ट्रक्चर। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया पत्तियों के साथ, जो कि बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल के साथ एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि स्ट्रोबिलस जो होता है वो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, जिसमें कि दोनों तरह की लीव्स होते हैं। तो ये है स्ट्रोबिलस, आप इमेज में देख सकते हैं। आइए कुछ पॉइंट हम माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम की। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज स्टार्क ग्लोबुलर एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। तो जितने भी माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उनमें स्टाल्क पाया जाता है, गोल स्ट्रक्चर होती है और ये थोड़े लंबे होते हैं। इट्स कलर वेरी फ्रॉम रेड, येलो, ब्राउन इन डिफरेंट स्पीसीज। तो अलग अलग स्पीसीज के अकॉर्डिंग इनमें जो कलर होते हैं या इनके जो कलर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। द वॉल इज़ 2 लेयर थिक विच इज़ फॉलोड बाई टैपिटम। तो इनके जो वॉल होती हैं वो 2 लेयर की होती हैं और सबसे जो अंदर की लेयर होती है टैपिटम, जो कि न्यूट्रिशन का कार्य करता है। तो याद रखिएगा, जो टैपिटम होती है वो न्यूट्रिशन का कार्य करती है। और इनमें जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है, और मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ढेर सारे माइक्रोस्पोर बनते हैं। द माइक्रोस्पोर एट मैच्योरिटी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर माइक्रोस्पोर आर स्मॉल इन साइज। तो जब माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाता है तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आपको मैं इमेज में दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसके अंदर ढेर सारे माइक्रोस्पोर हैं। अब जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम से अलग हो जाते हैं। इस इमेज में आप माइक्रोस्पोर को देख रहे हैं। ए वाला जो पोर्शन है वो इसका सेक्शन है, इसमें आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर इंटाइन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, और उसका बगल में एक्सटर्नल व्यू है। आइए अब इसके बाद हम बात करेंगे मेगास्पोरेंजियम के बारे में। ईच मेगास्पोरेंजियम इज आल्सो स्टाल्क बट लोब्ड स्ट्रक्चर एंड समवाट बिगर देन माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जो मेगास्पोरेंजियम ये भी स्टाल्क होता है, इसमें भी स्टाल्क पाए जाते हैं और ये माइक्रोस्पोरेंजियम से बड़ा होता है। इट्स कलर वेरी फ्रॉम वाइटिश येलो टू रेड। और इनका जो कलर होता है वो वेरी करता है, पहले तो वाइटिश येलो से ये रेड हो जाता है। इट्स वॉल इज़ आल्सो 2 लेयर थिक एंड फॉलोड बाई ए सिंगल लेयर टैपिटम। तो इनके वॉल भी होते हैं जो 2 लेयर होते हैं और इसमें सिंगल लेयर टैपिटम होता है। और मेगास्पोर मदर सेल के मियोटिक डिवीजन के थ्रू 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। समटाइम लेस देन 4 मेगास्पोर आर प्रोड्यूस इनसाइड द ईच मेगास्पोरेंजियम। कभी कभी मेगास्पोरेंजियम के अंदर 4 से भी कम मेगास्पोर बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सेलेनेला रुपेस्ट्रिस में, तो इसमें केवल 1 मेगास्पोर बनता है
प्रत्येक मेगास्पोरेंजियम में। एट मैच्योरिटी द टैपिटम सेल यूजुअली अलॉन्ग विथ इनर वॉल बिकम डिजेनरेट। और जो टैपिटम होता है मैच्योरिटी के समय ये डिजेनरेट होता है। मेगास्पोर आर लार्जर इन साइज देन माइक्रोस्पोर। तो जो मेगास्पोर होते हैं, नाम से ही है मेगास्पोर, तो ये जो मेगास्पोर होते हैं वो माइक्रोस्पोर से बड़े होते हैं। आइए इमेज में हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके लेफ्ट साइड है माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके अंदर ढेर सारे माइक्रोस्पोर हैं, और आपके राइट साइड है मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर केवल आपको 3 दिख रहा है, लेकिन एक पीछे की तरफ होता है, टेट्रेड होते हैं। तो इनमें मेगास्पोर की संख्या होती है 4। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों में अगर हम स्ट्रक्चर के डिफरेंस की बात करें तो आइए हम इन दोनों के इमेज को देखते हैं। तो ए वाला पोर्शन आपको माइक्रोस्पोर है और ई वाला आपका मेगास्पोर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, माइक्रोस्पोर का जो आउटर लेयर जो एक्साइन है वो स्मूथ वाला है, जबकि मेगास्पोर ई वाला पोर्शन है उसका आउटर लेयर आप देख रहे हैं जो एक्साइन है वो आपका स्पाइनस है। सी वाला जो पोर्शन है वो आपका माइक्रोस्पोर का एक्सटर्नल व्यू है, जबकि जो आपका बी वाला पोर्शन है वो मेगास्पोर का एक्सटर्नल व्यू है। तो इस तरह से आप माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के डिफरेंसेस को एक दूसरे के सामने देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि कैसे इनमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। तो जो मेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा वो माइक्रोस्पोर के अंदर होगा, जबकि फीमेल गैमिट का जो फॉर्मेशन होगा वो मेगा स्पोर के अंदर होगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि माइक्रोस्पोर से फॉर्मेशन होगा मेल गैमिट का और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा मेगा स्पोर से। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोस्पोर है ए वाला वो डेवलप होकर फॉर्मेशन कर रहा है मेल गैमिटोफाइट, जो कि फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। आप लास्ट वाला पोर्शन देखिए जी, जो है स्पर्म, इसे हम एंथेरोजॉइड्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा स्पर्म को एंथेरोजॉइड्स भी बोला जाता है। तो एफ वाला पोर्शन देखिएगा, एफ वाले पोर्शन में आपका ये माइक्रोस्पोर है और माइक्रोस्पोर के अंदर ढेर सारे एंथेरोजॉइड्स हैं, और डिटेल व्यू जी है एंथेरोजॉइड्स का जो कि बाइफ्लैजेलेट है। तो इस प्रकार जो माइक्रोस्पोर है उसके अंदर बनता है मेल गैमिट जो कि होता है एंथेरोजॉइड्स। आइए अब हम बात करते हैं फीमेल गैमिटोफाइट की। तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गैमिट बनते हैं वो बाहर आते हैं, जबकि जो मेगास्पोर के अंदर बनता है फीमेल गैमिट वो हमेशा इसके अंदर ही होता है। और मेगास्पोर के अंदर जो फीमेल गैमिट बनता है उसे हम बोलते हैं आर्चेगोनियम। तो याद रखिएगा आर्चेगोनियम एक फीमेल पार्ट है जो कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनता है। आइए इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि मेगास्पोर के अंदर आर्चेगोनिया का फॉर्मेशन हुआ है, और ये जो आर्चेगोनिया होते हैं ये फीमेल गैमिटोफाइट है सेलेजनेला के। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। वाटर इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। द स्विमिंग एंथेरोजॉइड रीच टू द एग थ्रू द नेक ऑफ आर्चेगोनियम एंड द न्यूक्लियस ऑफ द एंथेरोजॉइड फ्यूज विद द एग न्यूक्लियस दस फॉर्मिंग ए जाइगोट न्यूक्लियस। तो जो इसके एंथेरोजॉइड्स होते हैं इनका जो न्यूक्लियस होता है वो आर्चेगोनिया के एग सेल से फ्यूज़ करता है और फॉर्मेशन करता है जाइगोट का। After the fertilization, the fertilized egg secrete a wall around it forming a diploid structure known as a zygote। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज एग है अपने चारों एक थिक वॉल बना लेती है और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। डिप्लॉयड इसलिए होता है क्योंकि जो मेल और फीमेल गैमेट थे वो हैप्लॉइड थे और हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज़ करके बनाते हैं जाइगोट। तो इस तरह से अब स्टार्ट फेज से हो जाता है स्पोरोफिटिक कंडीशन का। Thus the gametophytic generation in at the initial stage of sporophytic generation is formed। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ सेलेजनेला। सेलेजनेला इज स्पोरोफिटिक प्लांट एंड प्रोवाइड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, दैट मीन्स माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो सेलेजनेला के मेन प्लांट होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, वो 2 तरह के स्पोर बनाता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। सो दैट सेलेजनेला इज़ हेट्रोस्पोरस प्लांट। तो इसलिए हम सेलेजनेला को हेट्रोस्पोरस प्लांट भी कह सकते हैं। याद रखिएगा कभी कभी एग्जाम में हेट्रोस्पोरस प्लांट का एग्जाम्पल पूछता है तो वहाँ पर आप सेलेजनेला लिख सकते हैं। हेट्रोस्पोरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 तरह के स्पोर बनाता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। दीज स्पोर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली विच इन टर्न डेवलप अपॉन द स्ट्रोबिलस ऑफ ए पेरेंट प्रोड्यूस एंथेरोजॉइड्स एंड एग इन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया रिस्पेक्टिवली। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उससे बनता है मेल गैमेटोफाइट जो कि होता है एंथेरोजॉइड्स, और जो मेगास्पोरेंजिया है उसके अंदर बनता है फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम बोलते हैं आर्चिगोनिया।
these reproductive structure after fertilization produce zygote which are diploid, which again on germination give rise to sporophytic plant which are diploid। तो ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोड्यूस करते हैं जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, और इस प्रकार से फिर से स्पोरोफिटिक कंडीशन स्टार्ट हो जाता है, और जो मेन प्लांट होता है सेलेनेला का वो स्पोरोफिटिक होता है। इन दिस वे द स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन अल्टरनेट विथ ईच अदर although the sporophytic phase is dominant over the gametophytic phase। तो इस प्रकार जो स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक एक के बाद एक आते रहते हैं, इसे बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और जो स्पोरोफिटिक फेज़ होता है वो डोमिनेंट होता है गैमेटोफिटिक स्टेज पर। तो आइए पूरे स्टेज को हम इमेज के थ्रू समझते हैं, तो कैसे इनमें लाइफ साइकिल चलती है, कैसे स्पोरोफिटिक कंडीशन आता है, कैसे गैमेटोफिटिक कंडीशन आता है, पूरा जो स्टेप है हम इसे इमेज के थ्रू समझेंगे। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि जो सेलेनेला का मेन थैलस होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, तो ए वाले में आप देख सकते हैं। अब इसमें जो ऊपर की ओर होता है स्ट्रोबिलस होता है, जिसमें कि माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं मेगास्पोर, जैसा कि आप सी और डी में देख सकते हैं। ई वाले पोर्शन में देख रहे हैं कि आपके माइक्रोस्पोर के अंदर बन रहा है स्पर्म, और एफ वाले पोर्शन के अंदर देख सकते हैं कि मेगास्पोर के अंदर बन रहा है आर्चेगोनिया, जो कि आपको एफ वाले पोर्शन में दिखाई दे रहा है। अब जो स्पर्म है आर्चेगोनिया के ऊपर जाता है, जैसा कि जी वाले में देख सकते हैं, और जाकर फ्यूज़ करके बनाता है जाइगोट, और जाइगोट फिर से डेवलप करके यंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ स्पोरोफिटिक कंडीशन है, जबकि नीचे की तरफ गैमेटोफिटिक कंडीशन है, और ये दोनों एक के बाद एक आते रहते हैं सेलेनेला के लाइफ साइकिल में, इसलिए इसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आइए, अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक बताए मैं उसे एनिमेशन वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। तो आई होप कि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों ने नोट भी बना लिया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।